हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड गुरु पर। आई होप आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथियों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में धातु को कवर किया है और इस वीडियो में हम अधातु और उपधातु को जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, हमने पिछली वीडियो में अयस्क और खनिज को जाना था। तो अयस्क और खनिज से ही रिलेटेड कुछ जैसे गैंग है, ठीक है। अयस्क में कुछ ना कुछ अशुद्धि उपस्थित होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैंग। अयस्क में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित होती है अशुद्धि, ठीक है। क्या होती है? अशुद्धि उपस्थित होती है, इसी को हम गैंग बोलते हैं। तो आपसे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा? आपसे पूछेगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे गैंग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन में देगा, धातुमल भी दे देगा, फ्लक्स भी दे देगा, गैंग भी दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चार ऑप्शन देगा और इसमें से हमारा एक गैंग भी होगा, तो हम इजीली टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स भाई अशुद्धि ये है गैंग, ठीक है। अब इसको ही दूर करने के लिए जो मिलाया जाता है, अशुद्धि को दूर करने के लिए, अशुद्धि को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं? हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपसे इतना ही पूछेगा कि अशुद्धि को दूर करने वाले पदार्थ या फिर तत्व को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पूछेगा आपसे जो अयस्क में अशुद्धि उपस्थित होती है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गैंग नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब हमने देखिए अशुद्धि को दूर कर रहे हैं फ्लक्स के द्वारा और गैंग है हमारी अशुद्धि, तो गैंग प्लस फ्लक्स, ठीक है, ये दोनों है। देखिए एक तरफ निकलेगी हमारी शुद्ध पदार्थ, ठीक है, एक तरफ हमारा क्या निकलेगा? शुद्ध, और एक तरफ क्या निकलेगा? अशुद्ध, ठीक है। भाई अशुद्धि तो दूर कर रहे हैं, तो फिर जो इधर वाला मैटर जो है, ठीक है, एक तो शुद्ध पदार्थ हो गया और जो इधर वाला मैटर रह गया वो हमारा क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है, ठीक है, जिसे हम स्लैग बोलते हैं। आपको सीधे सीधे पेपर में दे देगा कि स्लैग क्या है, तो वो क्या है? गैंग और फ्लक्स के फलस्वरूप जो अशुद्धि दूर होती है उस अशुद्धि को ही हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जानते हैं कि भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है और प्रगलन क्या होता है। बहुत ही सरल टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इसको पढ़ाना। इसको भी रफी कर दो। सबसे पहले जानते हैं भर्जन, ठीक है। रोस्ट, रोस्ट, ROAST, रोस्ट, रोस्ट, ठीक है। भर्जन क्या है? देखिए, जब भर्जन की क्रिया क्या है कि जब किसी अयस्क को, ठीक है, जब किसी अयस्क भी कैसा होगा? सल्फाइड अयस्क, ठीक है। जब किसी सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को, ठीक है, जब किसी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति, या वायु की उपस्थिति ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति, उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो वो हमारा क्या बनता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जान लेते हैं, इसकी रिएक्शन से अच्छे समझ में आएगा। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी? Zn, भाई सल्फाइड कह रहा है तो ZnS, और ऑक्सीजन कह रहा है यानी कि वायु की उपस्थिति में तो O2, ठीक है। जब O2 की क्रिया इससे करा रहे हैं तो वो हमारा देखिए सल्फाइड एस को बदलेगा हमारा ऑक्साइड एस में, तो ZnO, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑक्साइड एस हो गया,
ठीक है। इसके साथ में हमारी जो गैस निकलेगी वो निकलेगी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए यहां पर O है 2, यहां पर कितने हैं 3। ठीक है, तो यहां पर हम 3 से गुणा करें। ठीक है, और अगर बात करें जब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गए, तो जब 6 हो गए यहां पर 2 O है और एक ये है, तो यहां पर 2 से गुणा कर दें। 2 दूनी 4 O, अब एक O भैया देखिए यहाँ पे 6 है तो एक और करेंगे यहाँ पे, तो 2 और 2 4 और 2 6। अब इसको बैलेंस कर लिया तो सल्फर कितने हो गए 2, यानी कि S2 हो गए, तो यहां पर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2S, 2 जिंक और ऑक्साइड। ठीक है, जरा हमारी रिएक्शन क्या है बैलेंस है। तो वर्जन में क्या हो रहा है हमारा, वर्जन में जो है वो हम यानी कि कोई भी अयस्क होगा उसका ऑक्साइड सल्फाइड लेंगे और उसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं या वायु की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है ऑक्साइड बन रहा है। यही क्रिया हमारी पूरी क्या कहला रही है, भर्जन कहला रही है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि भर्जन की क्रिया में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन। और पूछेगा कि भर्जन की क्रिया में फलस्वरूप उसके कौन सी गैस निकलती है, तो वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये भी पूछ सकता है कि सल्फाइड अयस्क जो है वो कैसे किसमें बदलता है, तो सल्फाइड अयस्क किसमें बदलेगा, ऑक्साइड में। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा निस्तापन। निस्तापन, ठीक है, कैल्किनेशन। ठीक है, और निस्तापन क्या होता है, जब देखिए उसमें सल्फाइड अयस्क है, जब किसी कार्बोनेट कार्बोनेट अयस्क को वायु की इसमें क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। इससे पहले क्या हो रहा था, हमारी उपस्थिति हो रही थी। भर्जन में उपस्थिति थी वायु की, इसमें क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। तो जो फलस्वरूप हमारा जो यौगिक बनेगा, ठीक है, वो हमारा, ठीक है, यौगिक बनेगा। ठीक है, तो ये जो यौगिक बनेगा कार्बोनेट अयस्क से वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर जो हमारा यौगिक बनेगा वही हमारी जो पूरी प्रोसेस कहलाएगी, यानी कि जो यौगिक बनने के बाद जो पूरी प्रोसेस है वो हमारी क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है या कैल्किनेशन कहलाती है। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से जान लेते हैं, एग्जाम्पल से ऐसे समझ में आएगा। तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसमें वायु की अनुपस्थिति है और केवल टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो Zn क्या बनेगा भाई, देखिए उसमें क्या हो रहा था कि बन तो ऑक्साइड रहा था। देखो भर्जन और निस्तापन में होगा तो ऑक्साइड ही, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, कार्बोनेट अयस्क होगा। आपसे पूछेगा कि भर्जन की सॉरी निस्तापन की क्रिया में कौन सा अयस्क लेते हैं, तो वो कार्बोनेट अयस्क लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बनेगा ZnS, और जो गैस निकलेगी वो हमारी निकलेगी, देखिए C, देखिए S और ZnS नहीं, यहां पर ZnO। ठीक है, ठीक है, और जो गैस निकलेगी वो हमारी निकलेगी CO2। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछेगा निस्तापन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अयस्क चाहिए, कार्बोनेट अयस्क चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल था निस्तापन का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम प्रगलन की, तो प्रगलन को जान लेते हैं, प्रगलन क्या है। देखिए प्रगलन क्या है, प्रगलन, देखिए प्रगलन है अयस्क में किसी गालक को मिलाकर, ठीक है, अयस्क में किसी गालक को मिलाकर, गालक को मिलाकर, अयस्क में किसी गालक को मिलाकर गलाने की क्रिया।
ठीक है, गलाने की क्रिया क्या कहलाएगी हमारी, प्रगलन कहलाएगी। ठीक है, वो हमारी प्रगलन कहलाएगी। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो Cu2O, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर का आयस्क हो जाएगा। ठीक है, कॉपर पाइराइट। और अगर बात करें इसके साथ में हम क्या लेंगे, तो फेरस सल्फेट लेंगे, FeS। ठीक है, FeS। अब इसकी क्या कराएंगे, अब मैंने बताया था इससे पहले ही आपको इस वाली वीडियो में कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता है जिसका स्थान ऊपर है वो उसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो जब प्रतिस्थापित करेगा तो Fe किसके स्थान पर आ जाएगा, Cu के स्थान पर, तो FeO। और Cu किसके स्थान पर आ जाएगा, S के स्थान पर, पूरा Cu2O। ठीक है, Cu2O। तो ये क्या बन गया, यहां पर Cu2S। ठीक है, क्योंकि सल्फाइड है इसके ना, तो S वाला भैया इसके साथ में चला गया। ठीक है, और जो Fe था, Fe ने स्थान किसका ग्रहण कर लिया, कॉपर का स्थान ग्रहण कर लिया। कॉपर का स्थान क्यों ग्रहण किया भाई, सक्रिय ज्यादा है और क्रियाशील भी अधिक है। तो जब क्रियाशील अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, उसको प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, तो Fe हो गया फेरस ऑक्साइड, ये हमारा हो गया फेरस सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, कॉपर का एस्क है हमारा, कॉपर पाइराइट, कॉपर का एस्क हो गया ये हमारा। और ये जो है वो हमारा है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, और अगर बात करें ये हमारा क्या है, ये है हमारा फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस थी। तो अब हम जान लेते हैं अधातु के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट आप जान लीजिए कि जो सोडियम होता है, सोडियम को हम मिट्टी के तेल में, सोडियम क्या है हमारी धातु है, और सोडियम को हम किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु जिसको हम मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं, तो वो सोडियम हो जाएगी। सोडियम को हम इजीली चाकू से काट सकते हैं, चाकू से। सोडियम हमारी पोटेशियम है। ठीक है, इन धातुओं को हम इजीली क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ऐसी धातु है जो क्या होती है, कठोर नहीं होती है। भाई जो आसानी से चाकू से कट जाएंगी वो कठोर कैसे हो जाएंगी, नहीं होंगी ना। तो ये हमारी क्या है, एक इंपॉर्टेंट धातु है। और अगर बात करें कैल्शियम Ca, तो इसका प्रयोग किसमें होता है, देखिए कैल्शियम का होता है हमारे दांतों में। ठीक है, कहते नहीं है भाई हड्डी अगर किसी कमजोर हो जाती है तो वो कहते हैं भाई तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी है। ठीक है, दांतों प्लस हड्डियों। ठीक है, हड्डियों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, हड्डियों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उपधातु की। देखिए कुल उपधातु जो है वो है हमारी 20। ठीक है, कुल उपधातु वो हमारी कितनी है, 20 है। ठीक है, जिसमें हम कुछ ही धातु को जान लेते हैं, कौन कौन सी हैं, लगभग बोरॉन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। ठीक है, और एक जो धातु है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अधातु, जैसे धातु में हमारा क्या हो रहा था कि एक धातु जो है वो पारा Hg द्रव अवस्था में रह रही थी, ऐसे ही ये ब्रोमीन धातु है। ठीक है, अधातु ये हमारी किस में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था
में रहने वाली कौन सी धातु? अधातु है। ठीक है, ये क्या है? अधातु है। तो आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, और तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रोमीन। ठीक है, और अगर बात करें उपधातु की, उपधातु हमारी कौन कौन सी होंगी? उपधातु क्या होती है? देखिए, अधातु का मतलब क्या होता है? अधातु का एक क्वालिटी क्या होती है? अधातु धातु की क्वालिटी होती है कि देखिए, जो धातु की होती है उसके विपरीत ये होती है। और धातु क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। ये क्या होती है? धातु ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, ऊष्मा की कुचालक होती है। और इनकी कोई चमक नहीं होती है, कोई ब्राइटनेस नहीं होती है, चमक नहीं होती है। ठीक है, और इन पर अगर हम आघात करते हैं या हथौड़े से हम पीटते हैं तो ये टूट जाती हैं। ठीक है, आघात वर्धनीय नहीं होती। क्या होता है? आघात वर्धनीय नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमारे अधातु की क्वालिटी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं हम उपधातु के बारे में। तो अगर आप इजीली ध्यान रख सकते हैं, जो धातु की क्वालिटीज बताई हैं मैंने, वो सारी क्या होंगी? उसकी उल्टी वो हमारी उपधातु की क्वालिटीज होंगी। ठीक है, इसमें क्या होगी? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि धातु में क्या हो जाती है? विद्युत धारा इजीली प्रवाहित हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम उपधातु की। उपधातु कितनी है? उपधातु है हमारी टोटल 7। ठीक है, जैसे हमारी है टीई टेलीरियम, एसवी एंटीमनी, और जी जर्मेनियम। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? टेलीरियम और एंटीमनी और जर्मेनियम। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? उपधातु हो गई। उपधातु का मतलब देखिए, नाम से पता लग रहा है उपधातु। तो उपधातु का मतलब है जो कुछ गुण जो है वो धातु वाले रखेंगी और कुछ जो है वो अधातु वाले रखेंगी। तो धातु और अधातु के दोनों के गुण जो होते हैं, ठीक है, धातु प्लस अधातु दोनों की क्वालिटी होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उपधातु का गुण नहीं है ऊष्मा की सुचालक, ऊष्मा की कुचालक। ठीक है, और आपसे कह देगा, नेक्स्ट दे देगा आपको कि धातु और अधातु दोनों की व्यवहार, यानी कि धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करती है। तो आप बताएंगे कि धातु और अधातु दोनों की तरह क्या करती हैं? उपधातु कार्य करती है, तभी तो इनका नाम उपधातु पड़ा है। ठीक है, और इनकी संख्या पूछ लेगा आपसे सीधे सीधे, कितनी होती है? 7 होती है। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 118 होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी 20 क्या होती है? उपधातु होती है, 20 हमारी अधातु होती है। ठीक है, अधातु 20 और उपधातु 7, और धातु कितनी होती है? 90 हमारी क्या होती है? धातु होती है। तो ये आज की वीडियो थी। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में धातु को भी जाना, इससे पहले हमने धातु टॉपिक को भी कवर किया है। और अब नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे धातु और उनके एस के बारे में, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप आईसीआर एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। और जय हिंद, वंदे मातरम।